हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैंने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है। उसमें मैंने है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को लेकर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने समझाए हैं। हमने न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे किए हैं, बीच में सभी कॉन्सेप्ट को समझा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, सारी चीज़ें मैंने बताई है। सो अगर आप पूरा पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, है ना। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक होमवर्क देके गया था, तो उम्मीद करता हूं कि वो होमवर्क आपने किया होगा। और रही बात की उसके सॉल्यूशंस की, तो वो मैं आज लेक्चर में करवाने वाला हूं, ठीक है। ओके, सो अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना। बट मैं अगर प्रीवियस कुछ लेक्चर की बात करूं तो कुछ लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक स्ट्रेट है ना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या है ना, शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये भी, है ना, सभी तरफ से इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ओके, अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें अगर इस वाले पे बोल दे कि भाई एक शीट है, कंडक्टिंग शीट है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, और उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ कि वहां से लेट्स सी R1 एंड R2 डिस्टेंस पर, कहां से, शीट से R1 और R2 डिस्टेंस पर क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये बोल दिया जाए कि डिस्टेंस के हिसाब से हमें बताओ, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस आती ही नहीं है, क्या है, जैसे ये डिस्टेंस R है, मान लो ये R1 है और कुछ है ना थोड़ी और डिस्टेंस पर क्या है R2 है, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि आप कोई से भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। और अगर आपसे रेशो पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 1:1। लेकिन यहां की बात करें तो यहां पर ऐसा होगा, अगर आपको R1 और R2 दो डिस्टेंस दे दे और आपको क्या बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस मान लो R2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की है ना क्या हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखूं तो प्रोपोर्शनल किसके रहेगी 1/R1 की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 डिस्टेंस पर है वो क्या हो जाएगी 1/R2। और जब आप रेशो निकालोगे इसका तो E1 रेशो E2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा तो R2/R1, यानी कि R2 रेशो R1 आएगा किसका, E1 रेशो E2 का, है ना। यहां पर ऐसा होगा लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं और मैंने और आपको चीजें समझाई थी, जैसे क्या है हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिसको क्यू चार्ज दे रखा है, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, सरफेस पर कितना होगा KQ/R², R क्या इसकी रेडियस, बाहर कितना होगा KQ/r², डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमने है ना कुछ लेक्चर्स में हमने ये चीजें देखी है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, आप जरूर वहां पर जाकर देखें। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, और मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, है ना, आप ट्राई करें, मैं रफ करके इसको है ना इसमें सोल्व करने वाला हूं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, है ना। ओके, यहां पर गिवन है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ अ बॉक्स इज 8.0 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये किसकी यूनिट है, फ्लक्स की। तो फ्लक्स कितना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है 8.0 इंटू 10³
सो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड इट? तो देखो सबसे पहली बात क्या है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ अ बॉक्स। तो देखो बॉक्स दे रखा है, बॉक्स दे रखा है मतलब क्या होगा, वो क्या पूरा क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स इतना जा रहा है। तो हमारे है ना, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, गॉस से। तो गॉस ने क्या बोला था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उससे जो टोटल फ्लक्स जाता है वो जो अंदर चार्ज प्रेजेंट है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है, तो ये यूज करेंगे हम। क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज, मतलब क्यू पूछा है हमसे, और इनसाइड, और हमें पता है कि जो अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है उसी का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो मैं क्या करूंगा, क्यू लिखूंगा, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ε0 इंटू 5e हो जाएगा। बताओ यार इनसाइड ही होता है ना क्यू। गुड। सो ε0 8.8 क्या होता है 85 है ना, इंटू 10⁻⁻12 इंटू 5e, 5 कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वैल्यू पता है आप सबको, ठीक है ना। नहीं पता हो तो आप यहां से निकाल सकते हो, आपको पता है 1/4πε0 जिसको हम क्या बोलते हैं k, है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 4πε0 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/9 इंटू 10⁻9, दोनों का रेसिप्रोकल हुआ। यहां से किसकी वैल्यू चाहिए ε0 की, तो ε0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब जब ये पाई की वैल्यू क्या रखोगे, है ना 22/7, और ये सभी को सोल्व करोगे तो आपको ε0 की जो वैल्यू है वो ये मिल जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर है, ओके। अच्छा रही बात, आपसे अगर ये पूछ ले जाए कि ε0 की यूनिट, तो ε0 की यूनिट क्या होगी, कैसे निकालोगे, ε0 निकाल सकते हो ना, k की यूनिट आपको पता है, k की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ε0 की जस्ट इसकी ऑपोजिट, क्योंकि देखो k ε0 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 4π तो कांस्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसकी जस्ट ऑपोजिट यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी n-1 m-2 c2, जस्ट इसकी ऑपोजिट, है ना। यहां पर c क्या है माइनस है, ये तो अपन में लिखा था, -2 है तो इसके ऑपोजिट ही है, ठीक है, ओके। सो यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 5 से, 8 5 जा 40, 0, 8 8 64 एंड 4, 64 एंड 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट 8 इंटू 8 कितना होगा 64, ओके। 64 एंड कितने बच रहे थे 6 बचे ना, 64 एंड 6 70, ओके, एंड 2 को छोड़ के पॉइंट, तो क्या हो गया 70.8 कूलम, चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट कूलम। क्लियर है, ओके, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कर दूं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास है ना 2 मेटेलिक स्फेयर है ना, 2 मेटेलिक क्या है स्फेयर, 2 मेटेलिक स्फेयर है, और ये जो स्फेयर है ना, सही लिखा है मेटेलिक, गलत लिखा है, अच्छा हाँ मेटेलिक ऐसा आता है ना, हाँ 2 मेटेलिक स्फेयर है, ओके। और जो दोनों है ना, इनकी जो चार्ज डेंसिटी है ना वो सेम हैज सेम चार्ज डेंसिटीज, दोनों की सेम चार्ज डेंसिटीज है। सो फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑन इट, है ना, दोनों के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या फाइंड करना है, रेशियो। क्लियर है, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे E डॉट ds। अच्छा पहले इसे देख लो कि हमारे पास क्या है, 2 मेटेलिक स्फीयर है, एक की रेडियस r1 एक की रेडियस r2 है, लेकिन दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सेम चार्ज डेंसिटी, भाई स्फीयर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो दोनों की क्या दे रखी है, सेम दे रखी है ना। अब मुझे यहां पर क्या करना है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो भाई ये क्या करूंगा, उसके सरफेस पर देखना है, तो मैं क्या करूंगा गॉस लॉ लगाऊंगा, गॉस लॉ के लिए क्या करूंगा, उसको समझ में आ रहा है ना,
ठीक है, तो भाई गॉस लॉ के लिए मैं क्या करूंगा, भाई गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो गॉसियन सरफेस जो बनेगी वो जस्ट उसके पास में बनेगी, ध्यान रखना। लेकिन जो सारा चार्ज है अभी भी उसके अंदर, मतलब थोड़ा ऐसा समझो, थोड़ा सा बाहर जाके, बहुत कम, तो वो डिस्टेंस r1 ही रहने वाली है। तो E डॉट ds क्या है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds कितना होगा बताओ, E इंटीग्रेशन ds, क्योंकि यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वो भी बाहर होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, पता है आपको, है ना। ये क्या छोटा सा एरिया है, इस एरिया से इधर बाहर परपेंडिकुलर, सो क्या हो जाएगा E ds, है ना। तो 0 डिग्री होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट वाला जो डॉट हटाऊंगा तो cos 0 डिग्री से 1 आ जाएगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई, आपको पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है, एरिया। तो बताओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा, और इसका एरिया कितना होगा भाई, देखो पूरा एरिया अंदर ही प्रेजेंट है, गॉसियन सरफेस थोड़ी सी बाहर लेते हैं बस, जस्ट बाहर, है ना, बाकी वो पूरा अंदर ही प्रेजेंट है, इसलिए एरिया इसका पूरे का लेना है, कितना है, एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज कितना हो जाएगा इनसाइड, सिग्मा 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया होगा, है ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी तो यही बस थोड़ी सी बाहर लिए बेटा, ये गॉसियन सरफेस है, बहुत कम बाहर है, मतलब वो इतनी कम बाहर है, इतनी कम बाहर है कि मैं उसको उसकी रेडियस ही ले सकता हूं, है ना, r1 ही लेके काम चला सकता हूं, इतनी बस हल्की सी बाहर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा, 4 पाई r1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट, सो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया किसके लिए, फर्स्ट के लिए। अच्छा मुझे बताओ मैं सेकंड के लिए निकालूंगा, तो सेकंड के लिए भी क्या सेम काम करूंगा, E डॉट ds q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ds आएगा, है ना, 4 पाई r1 की जगह आ जाएगा r2 आ जाएगा, सारी चीज सेम होगी। इंटीग्रेशन ds 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर होगा, तो ये कट के क्या उसके लिए भी सेम ही आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है E1 रेशियो E2 क्या सेम नहीं आ जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा, है ना। और वैसे भी यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसे स्फीयर आपको दे दे और क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स जाता है, जो फ्लक्स जाता है ना, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी रेडियस पे, है ना। हमने गॉस में पढ़ा है कि जो क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो मुझे बताओ कहां डिस्टेंस पर, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब चार्ज डेंसिटी सेम है, इसलिए अंदर क्या हुआ, है ना, भले अगर उसका सरफेस एरिया भी बड़ा कर दोगे, लेकिन चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही हो जाता है, और हमने यहां पर देखा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, है ना, अगर क्लोज्ड सरफेस है तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, भले वो तुम स्फीयर बड़ा ले लो या छोटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है फ्लक्स। मैं कितना भी बड़ा स्फीयर ले लूं, कितना भी बड़ा ले लूं, फ्लक्स हमेशा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, मतलब अंदर अगर चार्ज सेम है, अगर अंदर चार्ज सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर है ना। तो ये आप नोट कर लो जल्दी से, है ना, जल्दी नोट करो। क्या इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर दूं, ओके, हाँ आप बोलोगे तभी रफ करूंगा मैं, है ना, मेरे पास जैसे आवाज आ जाती है कि हाँ सर कर दो आप रफ, मैं बस कर ही देता हूं, है ना, तो आप बोलोगे रफ तभी होगा, ध्यान रखना। तो देखो अब मेरे पास एक नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, है ना, इनफाइनाइटली ऊपर भी है नीचे भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से कहीं तक ऊपर भी और नीचे भी। इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या है, कंडक्टर से दोनों पे जो चार्ज है ना, एक पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव और एक पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो -λ, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, +λ। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r। तो आपको एकदम इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि क्या होगा, ये बोला है ना। वो हाँ, वो एक बच्चा बोल रहा है सर एक बार वो थोड़ा सा सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन बता देते तो सर हम जल्दी फ्री हो जाते हैं, है ना। टेंशन मतलब बेटा बता दूंगा, इतना कहाँ लोड ले रहे हो, ये क्वेश्चन करो इतने,
है ना? हाँ, अच्छा क्या, अच्छा जल्दी सो जाते आज ऐसा? ठीक है, थोड़ा सा लेट सो जाना, है ना? करवा दूँ आपको, टेंशन मत लो, मुझे पूरा ध्यान है, मुझे होमवर्क वाला क्वेश्चन करवाना है, करवा दूंगा मैं, आप ये ट्राई करो, है ना? ओके, है ना? आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, है ना? मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ओके देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी उसकी डिस्टेंस, मतलब वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो यहां से डिस्टेंस r होगी, यहां से डिस्टेंस r होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2r है। अब मैं बताऊं, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसलिए इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगी बताओ? क्या इधर होगी? हाँ, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अगर फोर्स वगैरह आ जाए ना, तो आप हमेशा डायरेक्शन से सोल्व किया करो। ये तो आंसर मुझे लग रहा है गलत ही करके आओगे आप, हमेशा डायरेक्शन से सोल्व करो। तो मैं इधर से सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूंगा, मुझे मतलब नहीं है वो माइनस है या प्लस है, मैं इधर जब भी लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड से ही लिखूंगा, लेकिन जब सोल्व करने जाऊंगा तो मैं डायरेक्शन से सोल्व करूंगा, तो इससे हमेशा सही आंसर निकल के आता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? अवे होगा, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होता है, उसकी ओर होता है, तो इसकी वजह से भी इधर। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की ही वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? एड हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये किसकी वजह से है? प्लस की वजह से, है ना? लेकिन डिस्टेंस कितनी है? आर है, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा इसको? कैपिटल आर। ऐसे ही माइनस वाले वायर की वजह से क्या होगा? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इसकी भी चार्ज डेंसिटी लेमडा है? मुझे माइनस से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्शन से सोल्व करूंगा। माइनस प्लस होना, माइनस आपको ये बताता है कि आप जो डायरेक्शन लेके चल रहे हो उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? पर कई बार इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए ऐसे करना बहुत जरूरी है। जरूरी है? अरे बताओ। ओके, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आर डिस्टेंस यहां से भी सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अच्छा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट निकलेगा क्या वो प्लस हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। आप बिल्कुल सर बताते हो, हम समझ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। अच्छा आपने सर ये भी लिख दिया इतनी देर में? हाँ, इसमें भी हमें दिक्कत नहीं है सर। अरे सर बहुत बढ़िया है सर, समझ में आ रहा है हमें। तो क्या मैं इसको 2 लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकता हूँ? ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ क्या ई नेट हो जाएगा? लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। देखो ये नीट का क्वेश्चन है ना? ईयर वगैरह मुझे भी ज्यादा ध्यान में नहीं है कौन सी ईयर का है ना? आप चेक कर लेना कौन सा ईयर है। क्लियर है? क्लियर है? क्या इसको मैं रफ कर दूं? अगर रफ करने पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई कमेंट तो नहीं कर देगा गंदी वाली? ओके, अच्छा गंदी वाली मतलब बच्चे बहुत है ना, एकदम बहुत शार्प है मतलब। अरे गंदी वाली कहने का मतलब है कुछ, है ना, नेगेटिव कमेंट, है ना? वो है, बच्चों का भरोसे नहीं है ना? रफ कर दूं? कर दूं? ओके, सो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट ही नोट कर देता हूं, है ना? फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? हाँ, आपको दो स्फीयर दे रखे हैं S1 एंड S2, एक S1 है और दूसरा S2 है ना, अंदर वाला S1 बाहर वाला S2। अब यहां पर क्या है, अंदर कुछ चार्ज का अरेंजमेंट है, बाहर कुछ चार्ज का अरेंजमेंट है, और आपको रेडियस भी दे दिए, है ना? अंदर वाले की रेडियस 0.5 है, बाहर वाले की 1 मीटर है ना? यहां पर बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2, यानी कि जो बाहर वाला स्फीयर है, यहां इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इज 4 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, यानी कि अंदर वाले के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बाहर वाला जो फ्लक्स है वो 4 टाइम्स ज्यादा है, ये बोला है। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, यानी कि कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू, अंदर भी स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, तो इन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए ये आपसे पूछा है ना? तो आप पॉज करके ट्राई करो, इसको ट्राई करो ट्राई जल्दी, है ना? ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। देखो अगर मैं इसको देखूं तो जो फ्लक्स है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जो फ्लक्स है कहां से, S2 से, वो 4 टाइम्स है फ्लक्स जो S1 का है उससे। तो मैं सबसे पहले यहां फ्लक्स S2 छोड़ो, पहले S1 से लिख लेता हूं। कहां से? S1 से। तो S1 से कितना फ्लक्स जा रहा है? आपको पता क्या है, क्लोज्ड सरफेस है? हाँ है। अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो फिर जो
हाँ, हमारे गोस ने क्या बोला था क्लोज्ड के बारे में कि अंदर जो चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होना चाहिए क्यू इनसाइड अपॉन ε0। तो अंदर चार्ज कितना आपको वो निकालना है ना, अंदर चार्ज कितना है, तो कितना है अंदर चार्ज, S1 की बात कर रहे हैं, S1 की, तो S1 के अंदर वाला ही देखना, बाहर वाले चार्ज का इस वाले पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो चार्ज बाहर है। गोस ने बोला है सिर्फ अंदर वाले चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। तो सिर्फ अंदर वाला चार्ज देखो क्या क्या है, जल्दी बताओ। Q है, 3Q है, Q 3Q और -2Q अपॉन में ε0। बताओ क्या हो जाएगा 5s1, हाँ बताओ 2Q अपॉन एप्सिलॉन, ये 4 हो गया -2। अच्छा फिर मैं फ्लक्स देखता हूं किससे, S2 से। तो S2 से फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो S2 मतलब ये वाला, तो इस S2 के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है भाई, ये चार्ज तो है ही से अंदर, तो ये तो जो 2Q बन रहा है ये तो है ही से, और कितना चार्ज है, तो एक -Q है एक्स्ट्रा और +Q ये भी है अंदर, है ना, जो S1 में नहीं थे वो S2 के अंदर है, ये दोनों एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन S1 के जितने भी थे वो S2 के अंदर तो है ही, तो ये हो जाएगा अपॉन ε0। तो 5s2 क्या आ जाएगा, 2Q - Q, Q + Q अपॉन ε0। क्या है, दोनों वैल्यू यहां रख देते हैं, है ना, तो रखते हैं Q + Q अपॉन ε0 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2Q अपॉन ε0, ε0 से ε0 कैंसिल, तो क्या बचा Q + Q इक्वल्स टू 4 का मल्टीपल अंदर होगा तो 8Q हो जाएगा। बताओ, हाँ तो मुझे रिलेशन है ना, स्मॉल q को उधर ले जाओ, तो 8Q - Q, तो Q इक्वल्स टू 7Q, ये रिलेशन है ना, कि जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q से 7 टाइम्स बड़ा है, ये दे रखा है, क्लियर है ना। अब आपसे कभी पूछ ले कि अच्छा तो फिर बताओ बाहर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर वाले सरफेस से कितना जा रहा है, तो 5s2 इक्वल्स टू क्या था, 5s2 Q + Q अपॉन ε0। एक काम करो ना, Q प्लस कैपिटल Q कितना आ गया, 7Q अपॉन ε0, तो कितना हो जाएगा 8Q अपॉन ε0। बाहर वाले से 8Q अपॉन ε0 है और अंदर वाले से 2Q अपॉन ε0 है ना, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ वेरिएबल था ही नहीं अंदर, है ना, वेरिएबल सिर्फ कैपिटल Q था, क्लियर है ना भाई। सिर्फ बाहर से पूछे कितना है, कितना है, कोई प्रॉब्लम है ना, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फिर मैं एक काम करता हूँ पॉज करके, है ना, मैं नोट कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्या है, हमारे पास एक क्यूब है ना, जिसका जो एक फेस है वो एक्स एक्सिस में 0 पर रखा है और दूसरा फेस जो है वो एक्स एक्सिस में कहां पर रखा है, ए पर रखा है ना, तो इसलिए इसकी जो लेंथ है वो ए हो गई, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही गिवन है, कितना है, a x⁻², है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही गिवन है ना, एक्स एक्सिस, और ई वाई और ई जेड एक्सिस में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 दे रखा है, और जो ए की वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, और जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू दे रखी है 800 न्यूटन m -1/2 पर कूलम। तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फ्लक्स थ्रू सरफेस, यानी कि इस यहाँ पर कितनी, सभी सरफेस से होकर कितना फ्लक्स जा रहा है, ये फाइंड करना है। नेक्स्ट चार्ज इनसाइड द क्यूब, यानी कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी करो आप, है ना, करो इसको, फिर मैं बताता हूं। ओके, करूँ सोल्व, है ना, आप ट्राई कर रहे हो तो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सो सब फर्स्ट थिंग फ्लक्स थ्रू सरफेस बताना है मुझे, तो मैं सबसे पहले देखूं यहाँ पर सरफेस कितनी है, 6 सरफेस है, ओके गुड। तो इसका जो एरिया वेक्टर है क्या ऊपर की साइड होगा, है ना, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो बाहर होगा, इसका इधर होगा, नीचे वाले का इधर होगा, इसका इधर होगा, जो पीछे वाली है पीछे वाली का उधर, और जो बाहर वाली है इसका इधर, पीछे वाली बाहर वाली हाँ ठीक है, देखो इधर, है ना सर, बाहर वाली से सर याद आ गया, पर तुम्हारी कहाँ बाहर वाली, तुम्हारी कहाँ शादी हो गई है, तुम कहाँ याद कर रहे हो, इधर देखो, है ना, फालतू अपना माइंड इधर उधर लगाते हो बेटा, है ना, पढ़ाई के दिन है, पढ़ाई करो, ठीक है।
वो काम तो फिर बाद में भी होते रहेंगे। अभी पढ़ाई करना है ना कि ऐसे काम करोगे? भाई अभी तो पढ़ाई करो, है ना, एक बार अच्छा फ्यूचर बन जाएगा, फिर जो मन चाहे वो करना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके गुड, है ना। करें बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। हाँ अगर मैं देखूं, क्योंकि देखो ई एक्स है तो ये तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे इधर ही, क्योंकि वाई और जेड में डायरेक्शन में तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर जगह पे इधर ही होगा, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो इसका मतलब यहां पर तो परपेंडिकुलर, अच्छा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो हर जगह पर क्या हो रहा है, ये चार फेस पर तो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोस 90 डिग्री जीरो। तो बचे सिर्फ दो फेस, एक ये वाली फेस इसको बोल दो फर्स्ट, और एक ये वाली फेस इसको बोल दो सेकंड, बस दो फेस बच रही है। यहां पे मैं देखूं एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। तो मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं, अच्छा ये कहां पर रखी है, जीरो कोऑर्डिनेट पर, तो जीरो कोऑर्डिनेट पर रखी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ए एक्स टू द पावर 1/2, और एक्स क्या है भाई, हमारे एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएबल है, तो अभी ये कहां पर है, जीरो पर है, तो इसलिए एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। तो इसका मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये इसका काम भी खत्म। अब मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर क्या मामला है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको 1 बोल देते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 है ना, तो E2 कितना हो जाएगा बताओ, ए, और एक से क्या रख दोगे, ए की पावर 1/2, और आपको पता है 1/2 मतलब रूट है ना, रूट ए। अब यहां पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे 2 का मिला, 1 का नहीं मिला, तो मुझे ओवरऑल क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो भाई सिर्फ 2 में ही है, तो क्या मैं ऐसे कर दूं कि जो सेकंड वाली से जो फ्लक्स जा रहा है उसको फर्स्ट वाले से माइनस कर दो, यही कर पाएंगे, है ना भाई। अरे वो बोला ये है कि सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो बाकी सब में जीरो हो रहा है, एक ही में बच रहा है वैसे तो, है ना, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई इसमें से अगर यहाँ होता तो फिर तो माइनस करना ही पड़ता, वो तो जीरो हो गया, अच्छा है हमारे लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, φ2 माइनस φ1 लिखूंगा, तो φ2 कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ये किसके लिए है, ये सेकंड के लिए है और ये फर्स्ट के लिए। जल्दी देखो, ई जब डॉट रिमूव करोगे सेकंड के लिए तो ई ds इंटीग्रेशन कॉस, देखो यहाँ पे ds भी इधर, ई भी इधर है, तो एंगल है ना सेम डायरेक्शन में सेकंड पे, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ds, तो डॉट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा ई ds, है ना, जब भी डॉट रिमूव करके cos थीटा लिखते हैं तो वो वेक्टर नहीं बचता है, वो क्या हो जाता है स्केलर हो जाता है, इसलिए मैं वेक्टर हटा देता हूँ, है ना। अभी यहाँ डॉट लगा हुआ तब वो वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगा लिया, लेकिन जैसे ही वो डॉट हटाते हो तो वो क्या बन जाता है स्केलर, है ना, इसलिए वहां पर फिर वेक्टर नहीं लगाते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, है ना, और वैसे मैं माइनस कर रहा हूं मुझे, है ना, ठीक है, यहाँ पे वैसे प्लस लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं इधर एंगल से देख रहा हूं ना पूरा मामला, तो फिर प्लस से ही देखना पड़ता है हमें, ठीक है। वैसे cos 180 डिग्री माइनस होता है इसलिए यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है ना, वो ध्यान रखना, क्योंकि इधर से अंदर आ रहा है उधर से बाहर जा रहा है। तो वैसे भी यहाँ पर ई क्या हो रहा है, जीरो, ई क्या हो रहा है जीरो, तो बचा क्या, इसको देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, ई कहाँ आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ds, तो इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि ये क्यूब है तो ये ए है ना, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, सब ए होंगे, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए रूट है, ए स्क्वायर, तो इसको ये इसकी पावर क्या हाफ है, तो इसको सोल्व करूंगा क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 + 1/2, तो 5/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मुझे गलत तो नहीं बोलेगा ऐसा लिख दूंगा तो, है ना, बोलने जैसे हो तो बता देना बेटा, ठीक है। ओके। अच्छा यहां पर अगर मैं एक बात देखूं वो क्या है, अब मैं यहां पर सारी वैल्यू रखता हूं, तो ए कितना है बताओ 800 इंटू ए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैं कैसे लिखूंगा, अच्छा एक काम करो ये मत करो, है ना, इसको फिर 5/2 सोल्व करना, इससे बेटर यही करेंगे ना। तो सेंटीमीटर कितना होता है बताओ, 10⁻⁻2 मीटर, पता है सबको,
तो मैं ए हाफ है जिसको मैं लिखता हूँ 10⁻² की पावर हाफ, और यहाँ पर भी 10⁻² है इसका स्क्वायर। तो इससे ये कट, तो यहाँ पर क्या बचा -1, और यहाँ पर क्या है 2 × 4 -4 है ना। तो क्या हो जाएगा 10⁻1 एंड -4 -5 है ना। अगर मैं 2 पॉइंट, अगर मैं दोनों जीरो हटाता हूँ तो इधर 10 टू द पावर बढ़ जाएगी, बढ़ के क्या बन जाएगी -3। तो ये क्या है फ्लक्स है ना, जो कहां से पास हो रहा है इस पूरे क्यूब से, तो ये फ्लक्स हो गया। तो फर्स्ट काम तो हमारा हो गया, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड काम क्या है, सेकेंड काम यह है कि चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालना है। अब अंदर चार्ज कितना है, तो मैंने आपको आज जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था क्या था, यही तो था है ना, कि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0, यानी कि अंदर जो Q है वही तो, और हमें अंदर वाला ही तो निकालना है चार्ज, तो ε0 इधर चला जाएगा। तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा बताओ, फ्लक्स कितना है 8 × 10⁻³ इंटू ε0 क्या 8.85 × 10⁻12। तो Q इनसाइड कितना आ जाएगा बताओ, सोल्व कर लो है ना। 8 5 44 बचेगा 64 एंड कितना है, अच्छा ये क्वेश्चन इधर मल्टीप्लाई इसी का हुआ था क्या, 8 का ही हुआ था ना। कितना आया था 70.8। हाँ चलो कर लेते एक बार, 8 8 64 होते, 64 एंड 4 8 होता है, ठीक है 6 बच रहा, फिर 8 8 64 एंड 6 70, ओके 70 आ जाएगा। कितने को छोड़ गए, 2 को छोड़ के पॉइंट, तो 2 को छोड़ के पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -3 -12 कितना हो जाएगा बताओ -50, ओके। सो ये जीरो तो हटा लो, एक पॉइंट और इधर ले आओ, क्योंकि देखो रियल वैल्यू वो होती है जो 1 नॉन जीरो के बाद पॉइंट, 1 नॉन जीरो के बाद पॉइंट आ जाए, वो रियल वैल्यू होती है। वैसे ये भी वैल्यू है बट नहीं, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है उसकी रेंज देखनी पड़ती है ना, तो रेंज हमें यहां से मिलती है। अब ये क्या रेंज है उसकी, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, हमेशा 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, और वो भी कौन सा नॉन जीरो, तो इसलिए 7.08 लिखना पड़ेगा। फिर 10 टू द पावर क्या है, क्योंकि पॉइंट इधर आ रहा है तो पावर क्या होती है इंक्रीज होती है, तो 10 टू द पावर -14, तो ये कौन सी रेंज में है 10 टू द -14 रेंज में है, ना कि 10 टू द पावर -15 की रेंज में है ना। तो आप ये ध्यान रखना पॉइंट हमेशा 1 नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो चार्ज क्या हो जाएगा इस किस में हो जाएगा, कूलम में। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, जल्दी जल्दी नोट करो। ओके अगला क्वेश्चन में नोट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर की साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दे रखा है E = AR। आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ए कांस्टेंट है। सो फाइंड चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर, यानी कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब जो जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, एंड रेडियस ए, और उसके रेडियस क्या है ए है। यहां पर हमें कुछ गिवन भी है, ए = 100 वोल्ट/मीटर स्क्वायर एंड ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गिवन है, तो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं है ना, तो आप ट्राई कर लो पॉज करके। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूं। देखो सबसे फर्स्ट थिंग, अगर हमारे पास एक स्फीयर है और ये सेंटर पर है, तो ये रेडियस होगी इसकी ए, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितने से जा रहा है E = AR से, ठीक है। सो आर क्या है डिस्टेंस है ना, ध्यान रखना, तो E = AR अभी लिख लेता हूं मैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है तो हम आगे यूज करते हैं, पहले हम है ना इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि देखो स्फीयर दे दिया, मतलब वो क्लोज्ड ही होना है स्फीयर को, है ना, स्फीयर बोल दिया क्लोज्ड ही होना है, और अंदर चार्ज पूछा है, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले फ्लक्स निकालना चाहिए, क्योंकि गॉस ने बोला है कि जो फ्लक्स है वो हाँ बस वही है ना, अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। सर आप बहुत बार बोल चुके हो ये, सर अब मत बोलो है ना, हम पक जाएंगे, बट भले आप पको लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे बार बार बोलने से आपको इतना अच्छा माइंड में बैठ जाए कि आप है ना इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो, है ना। क्योंकि देखो मैं भले बहुत बार बोल चुका हूं, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप भूल गए तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ताकि आपको बार बार वो हिट करे माइंड में
है ना, और जो चीज बार बार हमारे माइंड में आती है वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। ठीक है ना। तो देखो इधर आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है भाई, ई डॉट डीएस होता है। हाँ ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ की बात करूं, है ना, तो यहाँ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। देखो जो भी होगा आंसर में हो, है ना, अगर गलत चार्ज ले लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली हमें बता देगा, है ना। तो वो ऐसा कोई लोड नहीं है, और अंदर भी हो तो भी कोई लोड नहीं है। अभी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की साइड, और आपको पता है यहाँ पर जब मैं सरफेस एरिया का वेक्टर लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो भी डीएस वेक्टर बाहर होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। चलो जल्दी सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, ई है ना, ये वेक्टर था, तो ई डीएस कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ई बाहर इंटीग्रेशन डीएस, तो ई इंटीग्रेशन डीएस क्या है, ये तो छोटा सा वेक्टर, छोटा सा एरिया था, ये क्या पूरा स्फेयर है, तो स्फेयर तो छोटे 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 पूरे ले सकता हूं, क्या हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर। अच्छा मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अच्छा मुझे पता है कि जो फ्लक्स है वो अंदर की जितना चार्ज प्रेजेंट उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, और मुझे अंदर चार्ज ही तो बताना है, तो इसका मतलब क्यू इनसाइड कितना होगा, क्या एप्सिलॉन नॉट 5 होगा, हाँ सर होगा। एप्सिलॉन नॉट 5 क्या होगा, क्या ई 4 पाई ए स्क्वायर होगा, हाँ होगा सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, चलते हैं आगे। ओके अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ याद आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर ये तो देखेला लग रहा है, क्या ये तो देखेला लग रहा है, अच्छा। सो वेट मिनट, वेट मिनट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 लिखूं, है ना, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको यहां से हटा के 1 के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं। बताओ क्या इसमें मुझे कोई गलत बोलेगा, कोई है ऐसा जो मुझे इसमें गलत बोलेगा, नहीं। ओके सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई, ये वही अपॉन में है ना, अपॉन में है तो ऊपर चला जाता है, पता है ना, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट लिख दिया। ये तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है सर, ये तो के है, कांस्टेंट है ये तो, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्यों नहीं है, देखो इधर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू मुझे न्यूमेरिकल पता है ना, मैं क्यों इतना सोल्व करूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबको मल्टीप्लाई करो, ये करो वो करो, क्यों, स्मार्ट वर्क कर लेते हैं ना। सही बात है सर, बात तो दम है, तो बस उसी की बात करते हैं, चलो करते हैं सोल्व। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, क्योंकि डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा था, है ना, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो गई, तो क्या मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दूं, क्या लिखूंगा, ए और आर की जगह ए, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, कहने का मतलब ये है ना, तो इसको कर लेते हैं। ओके 2 मिनट, इसमें एरिया था ना, ये था, तो हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो डीएस था, है ना, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मुझे उसमें कोई भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि ए होगी, क्योंकि डिस्टेंस ए है ना, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई का, नहीं, क्योंकि ई कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर ई कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है ना, तो हर पॉइंट पर ई ए कैपिटल स्मॉल है ना, तो इसलिए इसको मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इंटीग्रेशन डीएस है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बस मैं डायरेक्ट रख के काम कर सकता हूँ, इसके वैल्यू भी रख सकता हूँ, तो ई की जगह में क्या रख दूंगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसको मैं के लिख लेता हूँ अभी, तो ए क्यूब अपॉन के, तो ए की वैल्यू रखो 100, ए क्यूब, ए कितना है 20 दे रखा है, 20 का क्यूब कितना होगा बताओ। अच्छा 20 है ना, तो इसको मैं क्या 0.2 मीटर लिख लूं, ठीक है ना, पता है ना आप सबको, ठीक है, तो 0.2 इसका क्या करना है, मुझे क्यूब करना है, तो क्या है 0.008 हो जाएगा, क्यूब मतलब 0.2 0.2 0.2 करेंगे तो 3 को छोड़ के मुझे लगाना है, तो 1 2 3 और 2 2 2 8 हो जाएगा, तो सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। अपॉन के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 2 3, अगर ये पॉइंट उधर जाएगा इतनी पावर कम हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, 10 टू द पावर +9 है, ऊपर जाके माइनस का, और ये 10 टू द पावर 2, तो पहले इन दोनों को सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करो, 10 टू द पावर -1 बचेगा, तो ये आ रहा है देखो 8/9 इंटू 10 टू द पावर, यहां से आ रहा है -1, ये ऊपर से फिर जा रहा है -9, ये 10 टू द पावर 9 ऊपर जाके -9,
9 को इससे कट कर दो, क्या आ जाएगा बोलो? 0.8 आ रहा है ना, तो 8 आएगा, आई थिंक 8 आएगा, है ना। 9 8 जा 72, फिर कितने बच रहे? फिर 8 बच रहे, फिर 8 आ जाएगा, है ना। 72 8 बच रहे हैं, ठीक है, फिर 8 आ जाएगा। ऐसे 8 8 करते करते 9 ही लिख लो फिर। अरे 8 8 8 8 आता रहेगा तो रोकना है तो 9 लिख लो, इंटू 10 टू द पावर -10। एक काम करते हैं, एक पॉइंट मैंने बोला था, देखो ये रेंज नहीं इसकी, क्योंकि एक नॉन जीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए, एक नॉन जीरो के बाद आना चाहिए, मतलब 8.89 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं एक पॉइंट उधर जाएगा तो ये वैल्यू क्या होती है? कम होती है, तो इंटू 10 टू द पावर -11 हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 8.89 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम, क्योंकि ये चार्ज है। तो कितना चार्ज प्रेजेंट है अंदर? 8.89 इंटू 10 टू द पावर -11। बताओ कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो इसको जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं बोर्ड पर। देखो ये क्वेश्चन है, क्या है? टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर Q1, है ना, पैरेलल टू ईच अदर, Q1 चार्ज ऑन ए, यानी कि ये वाली प्लेट ए है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है? Q1 है, एंड Q2 ऑन बी, यानी कि जो बी वाली प्लेट है इस पर चार्ज Q2 है। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज सरफेस। यहां पर कितनी सरफेस होगी, है ना, एक बाहर वाली, ये एक अंदर वाली, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली, ठीक है, अंदर वाली बाहर वाली, ओके। तो 1 2 3 4 सरफेसेस है, आपको हर सरफेस पर चार्ज बताना है कि चार्ज कितना होगा, है ना। आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं इसका सोल्व करता हूं, मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो यहां पर अगर मैं देखूं, मैं एक काम करता हूं कि ये क्या है? कंडक्टिंग है, तो अगर मैं यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाऊं, देखो, तो ये ऐसा अगर गॉसियन सरफेस है तो यहां से जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो क्या हो जाएगा? 0। फिर बोलोगे सर ऐसे कैसे 0? अच्छा देखो, मान लो चलो इस पे चार्ज है Q, इस पे कुछ भी चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी है, इस पे भी कुछ होना चाहिए, है ना, प्लस माइनस, चलो माइनस मान लेते हैं, कुछ भी होगा। तो आपको पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा कैसी होगी? ऐसी होगी। तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी? यहां पर एरिया देखोगे तो एरिया ऐसे होगा, तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री नहीं बन जाएगा? क्या ऐसा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नीचे होगी और यहां पर एरिया ऐसा होगा? क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है ना, तो परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी 90 होगा। तो क्या यहां पर अगर मैं देखूं तो फ्लक्स 0 नहीं हो जाएगा? हाँ सर, फ्लक्स 0 होगा यहाँ पे। और ये देखो, ये जो सरफेस है दोनों, ये दोनों सरफेस किधर है? अच्छा, एक जैसे ये बाहर वाली सरफेस, क्योंकि पूरा क्लोज सरफेस बनाऊंगा ना, एक पूरा ऐसे है ना, मतलब यहां पर कैसा बनेगा? देखो ऐसे, देखो, है ना, पूरा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। बताओ, ये पूरा ऐसा बना हुआ, मैंने अभी सिंपल सा बना रखा है। तो हर देखो ये दोनों सरफेस जो है, ये दोनों सरफेस तो कंडक्टर के अंदर है, तो यहां पर तो फ्लक्स आ ही नहीं सकता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही है। ये देखो, इसमें इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। अच्छा, ये जो बाहर वाली है, ये बाहर वाली, इसमें भी क्या होगा? एरिया वेक्टर बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा 90 डिग्री। जो पीछे वाली प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर उधर पीछे होगा बाहर की साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। तो हर पॉइंट पर क्या आ रहा है? हर जगह पर फ्लक्स मतलब टोटल मिलाकर 0 ही होना है, तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? 0 है। क्लियर है ना? तो फ्लक्स अगर 0 है, मतलब हर पॉइंट पर फ्लक्स क्या है? 0 है। तो अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा? सुनो ध्यान से, पहले तो हो गया था ना, चलो इसकी कोई दिक्कत नहीं। ये Q1 है, तो मुझे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि इधर वाली जो सरफेस है, इधर वाली सरफेस पर ये कितना चार्ज दे रहा है? Q चार्ज दे रहा है। कितना है? Q। तो अगर Q1 में से Q इधर चला गया, क्योंकि इस पूरी सरफेस पे कितना चार्ज है? Q1, तो उसमें से Q इधर चला गया, तो उधर वाली जो सरफेस बचेगी उस पर कितना जाएगा? कितना जाएगा? Q1 माइनस Q। देखो दोनों को ऐड करोगे Q1 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर Q है तो क्या यहां पर माइनस Q नहीं होना चाहिए? बताओ, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, जो टोटल फ्लक्स मैंने बताया आपको, जो टोटल फ्लक्स है वो 0 होता है। और 0 कब होगा? कि अंदर चार्ज ही ना हो। फ्लक्स 0 कब हो सकता है? कि जब उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज ही प्रेजेंट ना हो। तो चार्ज ही प्रेजेंट ना हो, या अगर प्रेजेंट है भी
तो वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, यानी कि ओवरऑल उसका मतलब नेट चार्ज क्या आना चाहिए, जीरो। तो अगर यहां पर मैं क्यू चार्ज दे रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली इधर माइनस क्यू देना पड़ेगा, क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इसलिए माइनस क्यू होगा। तो अगर Q2 में से माइनस क्यू इधर चला गया तो यहां कितना चार्ज होगा बताओ, क्या Q2 प्लस क्यू लिखूं? सोचो, इन दोनों को प्लस करूंगा मैं, Q2 प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये कट के क्या बचेगा, Q2 बच जाएगा, तो यहां पर Q2 प्लस क्यू। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं P। तो ये जो पॉइंट P है, यहां पर मैं इन चारों प्लेट पर जो चार्ज है ना, चारों प्लेट पर जो चार्ज है, इसकी वजह से मैं क्या देखूंगा, फ्लक्स, है ना, और फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है? ओके, या सॉरी फ्लक्स नहीं, है ना, फ्लक्स कहां देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये प्लेट है, मुझे बताओ, सही से बताओ, क्या ये प्लेट है? और प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, बहुत लंबी प्लेट है, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट है ना, दोनों ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है, तो सिग्मा आपको पता है क्यू अपॉन ए होता है। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। चलो, सबसे फर्स्ट थिंग Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं हम इसको, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, है ना, ये पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, Q1 माइनस क्यू की वजह से। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यू है, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो इससे भाई अवे जाना चाहिए, तो अवे मतलब ऊपर जाएगा, तो ई क्यू, भाई प्लस है ना, यहाँ पे जो चार्ज है प्लस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की साइड होगा, और इसकी वजह से नीचे की साइड। अच्छा, ये देखो, ये माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से, अब ये यहाँ पे माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पे किधर होगा, टूवर्ड्स होगा, इसकी ओर, तो नीचे ई माइनस क्यू, और ये क्या है, फिर से प्लस हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड, प्लस है ना, तो प्लस से अवे होता है ऊपर, तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, ई Q2 प्लस क्यू। तो ओवरऑल इन सभी का जो मतलब ये जो सभी फील्ड है, क्योंकि अंदर है ना कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, यानी कि इन सभी से मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रहा है इस पॉइंट पर अंदर, वो जीरो होना चाहिए ओवरऑल, यानी कि सभी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। कहां पर, पॉइंट पर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आपको पता है, मैं कोई बाहर वाला पॉइंट नहीं लिया मैंने कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, मैंने अंदर लिया है कंडक्टर के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इन सभी का ओवरऑल जो इफेक्ट आना चाहिए अंदर, वो कितना आना चाहिए, जीरो। बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता देना। ओके, करे सोल्व, चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट में किसकी वजह से लिखता हूं, ये Q1 माइनस क्यू की वजह से। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, ये देखा है ना, तो Q कितना, Q है Q1 माइनस क्यू, तो Q1 माइनस क्यू अपॉन एरिया, तो सभी का एरिया में ए ही मान के चलता हूं, तो सभी सेम ही एरिया में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ए और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सॉरी, 2 आता है 2 आता है इसमें, है ना, वैसे वो 2 नहीं भी लेते तो भी दिक्कत नहीं थी, पर 2 आता है, नहीं सही है सही, अरे सही है, अरे बेटा, हाँ बेटा तू बोल रहा था ठीक है बेटा, है ना, इट इज माई मिस्टेक, तू बोल रहा था, सही था, पर हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सही चल रहा है। ओके, ये हो गया, ये नीचे है ना, चलो इसकी वजह से देखते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि ऊपर है, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ऊपर वाले नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस, इसकी वजह से कितना होगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया सबका सेम है ना, सिर्फ मुझे चार्ज ही बदलना है हर जगह पर। ठीक है, माइनस की वजह से नीचे होगा, तो नीचे होगा, इसलिए फिर से क्या आ जाएगा, प्लस Q, है ना, Q फिर माइनस प्लस से मतलब नहीं, जब हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से यहाँ पर कितना, किधर होगा, अवे मतलब ऊपर, तो माइनस आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, Q2 प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर देखो 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गए 0, देखो इसलिए वो 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, है ना, पर नहीं, गलत फॉर्मूला लिखना मतलब तो गलत ही करेगा लास्ट में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें ऐसा, है ना, हाँ मैं भी रखूंगा। ओके, Q1 माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, ये माइनस का अंदर दोनों में के साथ मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों के साथ माइनस है, इक्वल्स टू 0। अब कुछ इससे ये कट, क्या हुआ, Q1 माइनस Q2, तो मुझे, मैं है ना स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा -2q, है ना, और q1 माइनस q2, तो उल्टा लिखना पड़ेगा ना, चलो प्लस q1 माइनस q2 इक्वल्स टू 0, ये होगा। अच्छा मुझे q की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, q इक्वल्स टू q2 माइनस q1 अपॉन -2 जाएगा ना उधर, तो एक काम करो पलटा दो उसको, q इक्वल्स टू माइनस ऊपर जाएगा, क्या q1 माइनस q2 हो जाएगा अपॉन 2, क्या q हो जाएगा q1 माइनस q2 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ओके। तो देखो ये वाली जो सरफेस है ना, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस, ये फोर्थ सरफेस, तो मेरे पास एक आंसर तो आ गया, किसका, सेकंड वाली सरफेस का। क्या देख रहा था, चार्ज देख रहा था, तो Q किस पर, टू सरफेस, है ना, सेकंड वाला सरफेस पर कितना चार्ज है, स्मॉल q, है ना, और वो मुझे मेरा आंसर ही आ गया, q1 माइनस q2 अपॉन 2 होना चाहिए, तो फर्स्ट आंसर आ गया। अच्छा फिर ये तो नेगेटिव है, तो भाई Q3 पर जो चार्ज है वो कितना है, -q, तो इसका मतलब माइनस लगाओ, q1 माइनस q2 अपॉन 2, ये भी हो गया क्लियर। अब क्या बच रहा है, Q1 Q2 हो गए, Q2 और Q3 हो गए। अब मुझे फर्स्ट वाले पे देखना है, तो फर्स्ट वाले पे क्या होगा, Q1 क्या है, Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q कितना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 ब्रैकेट में, तो Q1 क्या हो अरे यार ये Q1 Q2 लिखना गलत होगा ना, क्या लिखे फिर, ऊपर लिख देना ना, ये 2, ये 3, ये 1, ये 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, Q 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2Q1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का ये प्लस का अपॉन 2, तो 2Q1 माइनस Q1 क्या हो जाएगा, Q1, तो Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये आंसर हो गया एक, है ना, Q1 पे। और अब क्या बच रहा है, Q4 बच रहा है, Q4 क्या है, Q2 प्लस Q, तो Q2 प्लस Q, तो Q2 कितना है, Q2, हाँ Q2, ठीक है भाई, लड़की होती है तो क्यूटी और लड़का हुआ है तो Q2, क्या प्रॉब्लम है, ओके, Q2, Q2, तो ऐसा ही, इसमें क्या प्रॉब्लम है, Q क्या है, Q देखना है ना, हाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ नहीं, चलो चलने दो आगे, ये 2 इधर आ जाएगा, 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, 2Q2 ये क्या आ जाएगा, Q1, सॉरी प्लस ही हो रहा है ना अभी, 2Q2 और ये तो कट हो जाएगा, मतलब प्लस का Q2 आ जाएगा अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो ये सेम ही आ रहा है क्या, देख लो, है ना, एग्जाम में देख लेता हूँ, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी सही आंसर है ना। तो फर्स्ट वाली सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, लास्ट वाली पर भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, मतलब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली पर सेम चार्ज होता है, ये ध्यान रखना, और वो भी क्या होता है, एवरेज। कितना अच्छा काम है भाई, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट जो है ना प्लेट्स है। और सेकेंड थिंग क्या फायदा है उसमें, कि एवरेज निकाल लेना है, कि भाई इस पर Q1 और इस पर Q2 है ना, तो एवरेज जो भी आएगा वो यहां पर आएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग, फिर इधर कितना होगा, तो इधर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, मतलब एक में से दूसरे को माइनस करके जो भी आ रहा है, मतलब इधर वाले में से इधर वाले को माइनस करके जो, और डिवाइड बाय 2 करके जो भी आ रहा है वो ये, और उसी का जस्ट नेगेटिव ये, उसी का जस्ट नेगेटिव ये हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ऐसा हो तो आप डायरेक्ट ही इसका यूज कर लेना, तो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से लिख लेना, कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ही यूज करो, है ना, स्पेशली IIT JEE वालों के लिए, है ना, कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही यूज करके सोल्व करो ताकि आपका टाइम बचे, क्लियर है। नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, नया क्वेश्चन में दे रहा हूं, है ना। चलो ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, क्यूब है ना, एक क्यूब है, और जो क्यूब है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट कहां तक फैला हुआ है वो बता रखा है, प्लस माइनस a/2, यानी कि वो प्लस में a/2 तक है, माइनस में a/2 तक है। जो y कोऑर्डिनेट है वो भी प्लस में a/2 तक है, y में, है ना, मतलब माइनस में a/2 तक है, और जो z एक्सिस में उसमें भी है ना। तो क्यूब है तो ध्यान रखना सभी पूरा, है ना, सिमेट्रिसिटी बनी हुई है सेंटर से उसकी, ठीक है। ये मैंने पूरा अभी क्यूब नहीं बनाया, क्यूब बनाता तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, तो मैंने अभी ऐसे नॉर्मल सा बनाया है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी जो यहाँ पर जेड एक्सिस है वो 0 है, सभी में जेड एक्सिस क्या है, 0, है ना, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसको देख के। अब यहाँ पर क्या दे रखा है,
डिस्क हैविंग ए बाई 4 रेडियस प्लेस्ड एट माइनस ए बाई 2 0 0 और चार्ज कितना है 6 कूलम। फिर रोड हैविंग 8 कूलम चार्ज यूनिफॉर्मली, है ना, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली है रोड पर, प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू ए बाई 4 से लेके 5a/4 तक वो रोड फैली हुई है। 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, -7 कूलम दे रखा है, जो कहां पर रखा हुआ है a/4 -a/4 0 पर, और एक 3 कूलम चार्ज दे रखा है -3a/4 3a/4 0 पॉइंट पर रखा हुआ है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, तो आपको ये बताना है कि अंदर चार्ज कितना है। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि अंदर, इस सभी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है ना, और फिर फ्लक्स बता देना है कि उस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है। सबसे पहले क्या बताना है, चार्ज इनसाइड द क्यूब, और सेकेंड क्या बताना है, फ्लक्स, है ना, फ्रॉम या थ्रू, फ्रॉम लिखना गलत लगेगा, थ्रू क्यूब से कितना फ्लक्स। तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो आप ट्राई करो, है ना, पॉज करके कर सकते हो आप ट्राई। इतने में करता हूं। डिस्क दे रखे हैविंग a/4 रेडियस और प्लेस्ड है -a/2 यानी x एक्सिस -a/2, तो ये तो x एक्सिस -a/2 यहां पर होगा, और डिस्क है तो आधी इधर फैल जाएगी, इसका मतलब a/4 तक फैली हुई है इसकी रेडियस, है ना। ये तो ये डिस्टेंस a/2 थी, a/4 मतलब उसका आधा, तो आधे डिस्टेंस तक फैली हुई है ये। तो अगर आधी डिस्टेंस तक फैली हुई, इसका मतलब आधा इधर है आधा इधर है, और टोटल कितना चार्ज दे रखा है 6 कूलम। तो अंदर कितना चार्ज होगा, सिर्फ क्या 3 कूलम होगा, टोटल कितना है 6 कूलम। तो भाई डिस्क यहाँ पे रखिए ना, प्लेस्ड -a/2 0 0 पर, तो भाई a/2 इसका सेंटर है, भाई सेंटर उसका यहाँ पे होगा, है ना। भाई ऐसा बोला जाए डिस्क वगैरह ऐसी कोई चीज है, ये ऐसे कोऑर्डिनेट दे, मतलब उसके सेंटर के बारे में बोला जा रहा है ना। तो सेंटर यहाँ पर है, तो भाई क्या होगा, क्योंकि a/2 पर ही आ गया, तो आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, तो क्या होगा, आधा ही चार्ज है जो हमारे क्यूब के अंदर आ रहा है, आधा बाहर है। तो इसलिए हमें सिर्फ अंदर वाला चार्ज देखना है, चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो अंदर से 3 कूलम है। क्लियर है। अ रोड हैविंग 8 कूलम चार्ज, एक रोड है 8 कूलम चार्ज है, यूनिफॉर्मली है पूरा, प्लेस्ड x इक्वल्स टू a/4, ये a/4 पर है, मतलब a/4 यहाँ आधे डिस्टेंस पे, यहाँ पे a/4 से 5a/4 कितना होता है, ये तो एक से भी बड़ा हो गया, मतलब मान लो ये a/2 है, तो ये a है, और उससे भी थोड़ा सा मतलब यहां तक, तो ये रोड पूरी यहां तक फैली हुई है, ये 5a/4 होगा। तो मुझे सिर्फ अंदर वाला चार्ज देखा, ये कितना है, जैसे टोटल कितना चार्ज है उस पे 8 कूलम, तो टोटल 8 कूलम चार्ज है, तो मुझे सिर्फ इतना देखना है, इतने में कितना होगा, तो ये है a/2, तो a/2 में से a/4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, क्या a/4 आएगा, a/4, तो इसका मतलब भाई, अच्छा टोटल कितना है ये, टोटल 5a/4 माइनस a/4, तो टोटल देखा जाए तो 5a/4 माइनस a/4, मतलब टोटल लेंथ इसकी, है ना। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या 4 से 4 कट तो a होगी, तो इसकी टोटल लेंथ a है, उसमें से अंदर सिर्फ कितनी लेंथ है a/4, और यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो कितना होगा बताओ भाई, टोटल a है, उसमें से अंदर सिर्फ a/4 है, और टोटल चार्ज कितना है इसके पास 8 कूलम, तो अंदर कितना होगा, तो भाई a से a कैंसिल और 4 अपॉन में आ जाएगा, तो 8 इंटू 1/4, तो 4 से 2, तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना भाई। 2 यहाँ भाई a/4 है ना, तो a/4 में 2, फिर a/4 में 2, फिर a/4 में 2, फिर a/4 में 2, तो a/4 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 4 बार मिला के क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, तो मतलब ये 1/4 है, तो 1/4 यानी कि क्यू, है ना, 8 का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 2 कूलम। क्लियर है, तो 2 कूलम है यहाँ पर, ये वाला 2 कूलम है, फर्स्ट हो गया। सेकंड अब क्या, 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है -7 कूलम और 3 कूलम, तो -7 कूलम जो वो a/4 माइनस a/4 पे दे रखा है, तो ये कहाँ होगा भाई, a/4 ये और माइनस a/4, माइनस मतलब नीचे होगा y एक्सिस में, ये प्लस का a/4 है, ये माइनस का a/4 है y एक्सिस में, तो कहां पर पॉइंट होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, -7 कूलम रखा हुआ है। एक क्या है 3 कूलम में -3a/4 और 3a/4 पर, अच्छा ये उल्टा लग गया, इधर होगा, है ना, a/4 इधर है ना, यहाँ पे क्या है -7, और ये -3a/4, तो -3 है, यानी कि ये तो क्या हो गया, a/2 से भी बड़ा है तो, है ना, तो a/2 से बड़ा मतलब ये तो बाहर निकल गया, और फिर 3a/4 तो इधर भी बाहर हो गया है,
है ना, ये तो इधर से 3 ये तो इधर कहीं आ गया, है ना, यहाँ से भी 3/4, इधर से भी 3/, ये तो यहाँ कहीं आ गया, कितने का है 3 कूलम का, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। अब मुझे सिर्फ अंदर वाला चार्ज चाहिए, इनसाइड, तो अंदर कितना है 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 7 कूलम, तो बताओ कितना चार्ज है अंदर, सिर्फ अंदर कितना चार्ज है ना, मैं जितना देख पा रहा हूं, मुझे कितना दिख रहा है 3 × 5 तो -2 कूलम, सही बात है, सही आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपसे क्या पूछा जाए, फ्लक्स, तो आपको पता है क्लोज्ड सरफेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना है -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब फ्लक्स माइनस आ रहा है, इसका मतलब अंदर की साइड है फ्लक्स, बाहर नहीं जा रहा, हर बार बाहर जाता है, इस बार अंदर की साइड, नेगेटिव आ गया ना, मतलब चार्ज नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर लेके आएगा, तो फ्लक्स माइनस होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक पेंडुलम है हमारे पास, है ना, पेंडुलम की ये जो बोब है ना, ये क्या है 40 ग्राम की है, और फिर हमें क्या दे रखा है, इसका चार्ज दे रखा है 4 × 10⁻⁶ कूलम दे रखा है, और इनिशियली जब हमने क्या किया, इसको छोड़ा तो ये 20 ऑसिलेशंस दे रहा था 45 सेकंड के अंदर, है ना। अब हमने क्या किया, हमने ये जो नॉर्मल जो चल रहा था उसके अंदर अब हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने का अप्लाई किया 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम जेके, यानी कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अप्लाई किया। तो अप्लाई करते ही अब क्या होगा, इसमें कुछ चीजें चेंज होने लग जाएगी, चेंज होने की वजह से इसमें ऑसिलेशंस में चेंज आने लग जाएंगे, और चेंज आने से वो पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, तो 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये क्वेश्चन है। सो करो ट्राई, है ना, करो ट्राई एक बार। चलो मैं करता हूं इधर सोल्व। क्या हो रहा है कि अगर मैं इनिशियली बात करूं, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g, तो इनिशियली तो यही फॉर्मूला लग रहा है, इनिशियली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूं, है ना। तो टाइम पीरियड कितना है बताओ, टाइम पीरियड क्योंकि 45 सेकंड लग रहा है 20 ऑसिलेशंस में, तो क्या करूं, टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, इसका मतलब 45/20, इसको कट करके देख लो क्या आंसर आ रहा है ना, देख तो 4.5 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 2 4.2, फिर 10 हो जाएगा, तो 2 5 10 मतलब 2.25, ये क्या है टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है इनिशियली, है ना, मास वगैरह सब दे रखा है इसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके। अच्छा चार्ज दे रखा है ना, हमें एक काम करता हूं कि इनिशियली जो जी इफेक्टिव था, इनिशियली है ना, जी इफेक्टिव कितना था, इनिशियली में मान लेता हूं 10, शुरुआत में कितना था 10, भाई ये जैसे क्या यहां पर मान लो, तो यहां पर जी जो लग रहा है वो इतना है 10। अब क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया, समझो इस पे जो चार्ज है वो कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया मैंने, ऊपर की साइड, तो क्या ऊपर की साइड एक फोर्स नहीं आ रहा है F = QE, और नीचे की साइड फोर्स कितना है F = mg, नीचे कितना फोर्स है mg और ऊपर कितना फोर्स है QE, तो अब यहां पर क्या इसका जी इफेक्टिव चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे पहले सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही थी, अब ऊपर की साइड फोर्स लग गया तो ओवरऑल जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की साइड फोर्स आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये क्योंकि चार्ज था ना तो ऊपर की फोर्स आ गया, पहले सिर्फ नीचे की तरफ ही था mg, तो mg में से QE को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, E मुझे दे रखा है, Q दे रखा है, G Q मुझे दे रखा है ना, हाँ मुझे इफेक्टिव चाहिए, तो G इफेक्टिव यानी कि एक्सेलरेशन इफेक्टिव लिखता हूं मैं, तो एक्सेलरेशन इफेक्टिव कितना होगा बताओ, G माइनस, अब इधर कितना एक्सेलरेशन है ना, तो मुझे बताओ F = क्या होता है, F = QE होता है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, कहां सोल्व करो, इधर कर देता हूं, F = क्या होता है QE होता है, तो F = क्या होता है MA = QE, तो A = क्या हो जाएगा QE/m, तो ऊपर जो एक्सेलरेशन लगा वो कितना लगा QE/m लगा, है ना, तो मैं QE/m निकाल लेता हूं, तो यार G इफेक्ट A इफेक्टिव आ जाएगा कि इफेक्टिवली अभी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो G की जगह वो मैं रख दूंगा, है ना भाई, G की जगह वो A इफेक्टिव जो भी आ रहा है वो रख देंगे, अभी G था पहले,
पहले कितना था, जी था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वो जी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ऊपर की साइड फोर्स आ गया। तो कम हो गया कितना, वो जी में से एक्सेलरेशन को माइनस कर दो, तो जी की जगह ए इफेक्टिव आ जाएगा। चलो करते हैं इसको सोल्व। ए इक्वल्स टू क्यू, क्यू कितना दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। और एम मास दे रखा है 40 ग्राम, तो ग्राम को चेंज करो, क्या हो जाएगा 0 ऐसा करो 10 टू द पावर -3 लिख दो केजी में, है ना। सोल्व करना आसान रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 40 इंटू -6 और 4 तो -2, 3 ऊपर जाके -2 और +3, तो a इक्वल्स टू +3। हाँ -2, ठीक। तो अब क्या बच रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक जीरो बचेगी, मतलब 10/4 बचेगा। 10/4 तो आंसर क्या आ जाएगा, कट करेंगे तो 2.5। कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर मैं a को 2.5 लिखूं तो नहीं है ना, तो a इफेक्टिव कितना आ जाएगा 10 - 2.5, तो कितना हो जाएगा 7.5। तो अब जो बाद में इफेक्टिव है वो कितना है 7.5, पहले कितना था 10 था, है ना। तो सुनो, बिफोर वाला जो मीटर है, बिफोर वाला मीटर क्या है, जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2.25, और इधर 2π√L, लेंथ तो वैसे भी चेंज नहीं हो रही है ना। और जी कितना लग रहा था 10। अब आफ्टर वाला मीटर क्या है, आफ्टर मुझे टी निकालना है सबसे पहले, टाइम पीरियड मुझे नहीं पता है, तो 2π√, लेंथ अभी भी सेम है, और जी अब क्या है, इफेक्टिव चेंज होकर 7.5 बन गया है ना। तो इस दोनों का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे ना, 2π से 2π कैंसिल, L से L कैंसिल, क्लियर है। अब बताओ 7.5 कहां चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो ये हो जाएगा 2.25 अपॉन टी, और 7.5 चला जाएगा ऊपर, और अपन में बचेगा 10, और ये रूट में रहेगा, तो ये 0.75 हो जाएगा क्या, बताओ, है ना 0.75। अच्छा, इसमें कुछ सिंपल थे क्या तरीका, 0.75, तो इसमें कट वट होके कुछ होना चाहिए, आंसर तो सही जाएगा। ये हो गया 2.25 अपॉन टी इक्वल्स टू √0.75, तो मुझे क्या टी की वैल्यू चाहिए, उधर ये नीचे आ जाएगा, तो 2.25 अपॉन √0.75 इक्वल्स टू टी। बताओ ये क्या आ गया, टी आ गया। अब मुझे बस इसको सोल्व करना है, तो 75 है इधर, उसके आसपास कुछ है क्या, देखो कुछ हो तो। 0.75 को अगर मैं बाहर निकालूं तो मेरे पास एक आंसर है 0.85, मुझे ये आंसर दिख रहा है। 0.75 को जब बाहर निकल के आएगा 0.85, ठीक है। अब देखो वो बाहर कैसे निकालते हैं, वो ये वाला तरीका है, पर मैं नहीं चाहता हूं कि, है ना, अभी मैं आपको इतना बोर कर दूं, है ना। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप इतने हाई लेवल तक आके पढ़ रहे हो, तो इतनी चीजें आपको आती होगी, तो ये करके ही आ जाएगा आंसर, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आएगा 225 अपॉन 85, 5 से कट होगा कितना आएगा, चलो ये 5 से कट होगा तो कितना आएगा 4, 5, ये 5 से कट होगा तो 1, 3, 13 से 45 कट कर दो तो क्या आ जाएगा, अरे सॉरी 7 आएगा, 7 आएगा ना। 7 से 45 को कट कर दो, 7 2 टाइम है ना, 2 टाइम में 34 तो 11 बच रहा है, तो कितने टाइम में पॉइंट आ जाएगा ना, तो कितने टाइम में होगा, ये हो जाएगा 7 6 और फिर 5 बच जाएगा, ठीक है 2.65। तो ये क्या है, टाइम पीरियड आ गया नया वाला टाइम पीरियड है। उन्होंने बोला 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर 2.65 एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम, तो टाइम पीरियड ये होता है ना कि भाई एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यहां से स्टार्ट हुए घूम के वापस आ गए, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 2.65, तो 20 1 2 3, समझ में आ रहा है ना, तो 2.65 एक में लग रहा है, तो 20 में कितना लग जाएगा, तो 2.65 इंटू 20, तो क्या आ जाएगा, एक तो 0 हो गया, और 5 2 10, कैरी 1 12, कैरी 1 3, 13, और 2 4 और 5, और 2 को छोड़ के पॉइंट, तो आंसर आ गया 53 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे बाद में
है ना, सॉरी 53 कहाँ टाइम है ना, तो 53 सेकेंड लगेंगे, सॉरी, है ना। तो बाद में 20 सेकेंड को कंप्लीट कर, सॉरी 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 53, और पहले कितना टाइम लगा था, 45। जल्दी हो, क्योंकि जी ज्यादा था ना पहले, तो जल्दी हो गया, और बाद में जी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ज्यादा टाइम लगा उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन सर एक बार करवा देते सर, एक बार, अब तो सर बहुत हो गया सर, अब तो करवा दो सर, हम थोड़ा आराम से सो जाए, है ना सर, नींद भी बहुत आ रही है और आपको क्वेश्चन ही नहीं करवा रहे होमवर्क वाला, तो सर हम थोड़ा आराम से सो जाए सर, वो करवा दो तो चैन की नींद आ जाए हमें भी। तो ठीक है फिर, अगर आपकी इतनी डिमांड है तब होमवर्क वाला क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर देता हूँ जल्दी से, है ना, पॉज करके, ठीक है ना। ओके, बताओ, ये क्वेश्चन था, है ना। एक हमारे पास स्फेयर है, और स्फेयर की जो चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो कुछ इस टाइप से चेंज हो रही है, जहां पे कैपिटल आर क्या है, उसकी रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, कोई भी बीच का कोई भी पॉइंट है ना, अप टू, अब ये डेंसिटी कहां तक बनी हुई है, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब जो उसकी रेडियस है वहां तक, जैसे उसके बाहर जाओगे, यानी कि आर जब कैपिटल आर से ग्रेटर देन हो जाएगा, तब डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब स्फीयर से बाहर कोई चार्ज नहीं है, ये दे रखा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डिस्टेंस आर, मतलब आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, लेकिन ये आर क्या होना चाहिए, उसकी रेडियस से छोटा होना चाहिए, मतलब अंदर बताना है ना, स्फीयर के अंदर बताना है, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जो डिस्टेंस है वो कहां से ले रखी है, ओरिजिन से। तो कैसे करेंगे, देखो जल्दी देख लो, ये है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर, है ना, पूरा है वो, तो क्या बनाना उसमें समझ जाओगे आप। अब ये इसके ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, है ना, कुछ भी डिस्टेंस, मतलब कुछ भी, क्या स्मॉल आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस, यहां पर मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये दे रखा है ना। हाँ, अच्छा, इसके लिए मैं क्या है भाई, यहां पर मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ ही लगाऊंगा, ध्यान रखना। तो गॉस लॉ के लिए मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत है, गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस यहां पर क्या है, स्फीयर, क्या है ये, गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस में ले रहा हूं, है ना, तो ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो मुझे सबसे पहले क्या है, अंदर कितना चार्ज है वो देखना पड़ेगा भाई, गॉस लॉ तो यही बोलता है ना कि भाई अंदर कितना चार्ज है उसी पे डिपेंड करेगा, तो मैं अंदर कितना चार्ज है वो निकालता हूं सबसे पहले। तो क्यू इनसाइड, क्या इसका फॉर्मूला होगा रो डीवी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मुझे गलत तो नहीं बोलेगा, कोई गलत तो नहीं बोलेगा, इस लिख दूं तो, ओके। सो इंटीग्रेशन रो, तो अंदर जो डेंसिटी, वो डेंसिटी कितनी बनी हुई है, यहाँ पे गिवन है, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर कांस्टेंट है क्योंकि उसकी रेडियस है वो, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्या है, डीवी। अच्छा, यहां की बात करूं मैं, अच्छा ये तो चलो वो आर है, मैं अगर बीच की कहीं की बात करूं, मान लो यहां की बात करूं, तो बीच में मैं क्या करूंगा, एक बहुत ही पतलू सा, बहुत ही पतलू, है ना, मोटू सा नहीं लेना है, पतलू सा लेना है, बहुत ही पतलू सा मैं क्या ले लूंगा, एरिया। तो अगर ये पतलू सा एरिया ले लूंगा तो कितने डिस्टेंस पर लूंगा, कितनी रेडियस पर लूंगा, ये एक्स रेडियस पे ले लूंगा, और इसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस भी बहुत थोड़ी सी होगी, वो dx होगी। तो मुझे बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो मैंने बहुत पतलू सा लिया ना, है ना, बहुत पतलू सा ऐसे शीट ले ली, है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, ये इसकी क्या है, ये पूरा क्या होगा इसका एरिया, तो क्योंकि स्फेरिकल है, ध्यान रखना स्फेरिकल है, तो इसका एरिया क्या होगा 4πx², ये एरिया, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx। क्लियर है। तो लेकिन क्योंकि मैं x पे देख रहा हूं, इसलिए मुझे r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अब x लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि r भी तो वेरिएबल है, तो मैं अभी x पे डिस्टेंस पे देख रहा हूं, जब r पे जाएंगे तब r पे, पहले छोटे पे खेलो, है ना, पहले छोटे पे मतलब बहुत कम पर खेलो, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पूरा निकालो, ये हमेशा ध्यान रखो। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 4πx² एंड dx। चलो जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। सर रो नोट क्या है, कांस्टेंट, गुड, 4π कांस्टेंट, तो बचा क्या 5/4 इंटू में इधर x² माइनस x, ये बन गया x³ अपॉन r, ये खत्म हो गया, ये भी सब खत्म हो गया ना, सब बाहर आ गया, मीटर, सिर्फ dx बचा इक्वल। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से क्या करोगे भाई, शुरुआत 0 से की थी और अंत कहां पे करना है, स्मॉल r पे दे रखा है क्वेश्चन, तो 0 से r पे जाना है,
रो नॉट 4 पाई। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना, तो 5 एक्स क्यूब अपॉन 3 कितना हो जाएगा 12। ओके, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x4 अपॉन 3 सॉरी 4 और साथ में क्या आ जाएगा r आ जाएगा और ये लिमिट पीछे हो जाएगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्लाई द लिमिट। बताओ इसको मैं लिख लेता हूँ 4 पाई रो नॉट, अपर लिमिट क्या है स्मॉल r, तो 5r क्यूब अपॉन 12 माइनस r की पावर 4 अपॉन 4r माइनस 0 रखने पे पूरा ही 0, तो ये अंदर चार्ज आ गया। अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स लिखना है। फ्लक्स पहले अलग से निकाल लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो फ्लक्स कहाँ का भाई, वो जो ds है, ds कौन सा एरिया है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी और क्या होगा जल्दी बताओ, एरिया वेक्टर भी तो बाहर होगा आउटवर्ड, और यहाँ पे अगर मैं छोटा है ना देखो बहुत छोटा सा क्या होगा सरफेस। ओके, तो सरफेस एकदम स्ट्रेट दिखेगा मुझे तो, है ना, तो इसलिए बाहर होगा। चलो जल्दी से इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होगा तो ई ds, ई बाहर आ जाएगा, तो ई बाहर आता ही क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ds, और इंटीग्रेशन ds आपको पता है ना, इंटीग्रेशन ds छोटा सा है, पूरा क्या है उसका सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई और r है ना, तो r का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, फ्लक्स क्या हो जाएगा q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स एरिया में क्या रख दूंगा e 4 पाई r स्क्वायर और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अलग रखो, और ये 4 पाई रो नॉट, यहां से एक काम करो पहले लिख लो 5r क्यूब अपॉन 12 माइनस r की पावर 4 अपॉन 4r। ओके, सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो e आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो नॉट, एक काम करो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 5r अपॉन 12 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 भी कॉमन निकाल लो, चलो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच रहा है 5r अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके, सो ये आप नोट कर लो, है ना, अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि वो पेशेंस आपके अंदर है, और अगर ये पेशेंस है आपके अंदर तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। सो आज की तो जो क्लास है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस जो थोड़े लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट डे से ही हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसमें भी हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, है ना, देन हाँ वी विल बिगिन कैपेसिटेंस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बस बहुत अच्छे से ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो, और अगर कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए तो आप कमेंट जरूर करें, उसका मैं जरूर एज सुन एज पॉसिबल उसका जवाब मैं दूंगा। और बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।